So today we will study that is development of management thoughts. That is the part of unit 1. ठीक है, ये second part है unit 1 का. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल स्टडी हाउ द मैनेजमेंट थ्योरीज आर इवॉल्व. ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेस हुआ एंड हाउ दिस विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि आपका जो है मैनेजमेंट इनिशियली स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग योर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया था? एट 1800 समथिंग. ठीक है, 1800 समथिंग के आसपास, 18th सेंचुरी में. ठीक है. सो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जब आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रीज लगाए, मशीनरीज लगाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स, है ना, एंड अदर जो भी उन्होंने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए. सो एट दैट टाइम क्या हुआ कि दे ओनली फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन पार्ट, है ना, कि हमको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है एंड उसको अदर मार्केट्स में बेचना है एज वेल एज अपने मार्केट में भी बेचना है. ठीक है, ब्रिटिशर्स को अपने ब्रिटेन में भी बेचना था एंड ऑल्सो इंडिया में भी बेचना था एंड अदर कंट्रीज जो उसकी कॉलोनीज थी वहां उनको सेल करना था. ठीक है. सो बाय द टाइम क्या हुआ, डिमांड बढ़ते गया, है ना. अब कोई भी प्रोडक्ट एक बार आता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसका टेस्ट करते हैं. ठीक है, एक दो आप भी खरीदते होंगे मार्केट से, देन आफ्टर यू विल बाय मोर प्रोडक्ट्स, है ना. सो डिमांड विल इंक्रीज. देन आफ्टर क्या हुआ कि जैसे डिमांड इंक्रीज होता गया तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. तो प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. तो इसके साथ ही साथ कोई एक प्रिंसिपल नहीं था. देयर इज अ नो काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल और अ थ्योरी और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं था दैट द एम्प्लॉयज विल फॉलो. ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन और द मैनेजर्स विल फॉलो फॉर मैनेजिंग द टास्क ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है. सो इस तरीके से मॉडर्न मैनेजमेंट की शुरुआत होती है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फर्स्ट थ्योरी स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट थ्योरी जो आपकी स्टार्ट हुई थी, दैट इज योर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली स्टार्टेड एट 1890 और वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 1900 यू कैन कंसिडर. ठीक है. देन आफ्टर नेक्स्ट थ्योरी which came, that is administrative management theory. Next is your behavioral management theory. Next is your management science theory. Now the last at the modern time which prevails is, that is organizational environment theory. ठीक है. So let us study all of these theories one by one. So first study or first theory is your scientific management theory. ठीक है, जिसमें सबसे फेमस नेम है एक साइंटिस्ट का, दैट इज नोन एज F.W. टेलर. ठीक है. टेलर जो है इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं. ठीक है, मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं. सो मैनेजमेंट सॉरी साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है, दैट इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड टास्क for the purpose of redesigning the work processes to increase the efficiency. देखो अभी भी मेन फोकस किसमें है, द मेन फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग द efficiency of what, efficiency of our production systems, so that क्या होगा, ये देखो बहुत ओल्डर टाइम की थ्योरी है. तो मेन जो फोकस था एट दैट टाइम, दैट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन so that they can fulfill the demands of people, है ना. So the main focus is on increasing the efficiency of production. ठीक है, not the efficiency of employees. ठीक है. Now under this हम लोग पढ़ेंगे कि why F.W. Taylor is known as a father of scientific management. So देखो क्या होता है कि देखो आपका जो है दिस थ्योरी आने से पहले बहुत सारे अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी कुछ थ्योरीज दी. ठीक है, जैसे आपके रॉबर्ट ओन आए, चार्ल्स बेबेज आए. चार्ल्स बेबेज का नाम तो आपने सुना होगा कंप्यूटर में, है ना. यस और नो? यस मैम. हाँ सुना है ना. जिन्होंने क्या बनाया था, एनालिटिकल मशीन बनाया था, है ना. याद आया किसी को? हैव यू रिमेम्बर्ड, एबल टू रिकॉल? ठीक है. सो ऐसे आए थे आपके रॉबर्ट ओन थे, चार्ल्स बेबिश थे. ठीक है, हेनरी पुअर नाम से एक साइंटिस्ट थे. देन आफ्टर आपके फाइनली जब F.W. टेलर आए इन अप्रोक्सीमेटली, उन्होंने तकरीबन 1900 के आसपास कुछ स्टडी करना स्टार्ट किया. ठीक है, एंड उन्होंने स्टडी में फाइंड आउट किया दैट कि हमारा जो एक फिक्स्ड और अ बेटर वे नहीं है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने का इन इन वी कैन से इन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस इन इन योर इंडस्ट्री. ठीक है, साइंस को हम इंडस्ट्री में लगाए. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. समझा कि व्हाई इट इज नोन एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, साइंस को अप्लाई किया टू द organization for their management. So that is why it is known as a scientific management.
ठीक है. So this is the first systematic study which is done by the F.W. Taylor. So that is why he is known as the father of scientific management. So he has published many principles in scientific management that was published in 1911. ठीक है. And the theories are known as a theory of scientific management. ठीक है. Now so what happened, using the scientific methods to define one best way for a job to be done. मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने साइंस को और साइंटिफिक मेथड को यूज किया टू डिफाइन अ बेस्ट वे फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. ठीक है. क्योंकि देखो, अब आपके पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है किसी भी वर्क को करने का, तो एवरी एम्प्लॉय विल परफॉर्म देयर वर्क इन हिज और हर वे, है ना. सो उन्होंने क्या किया, एक बेस्ट तरीका बताया. उससे क्या हो गया, उनका टाइम सेव हुआ, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हुआ. ठीक है. मटेरियल का हैंडलिंग प्रॉपर हुआ. ठीक है. एंड नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, पुट किया राइट पर्सन को टू द राइट जॉब विद द करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. ठीक है. जैसे अगर कोई लेबर है जो ही इज लाइक अ वेरी लेस लिटरेट, ठीक है, उन्होंने बहुत ही कम पढ़ाई की हुई है, तो उनको उस टाइप का वर्क दिया गया. एंड द पर्सन हु हैज एटलीस्ट कंप्लीटेड द ट्वेल्थ, उनको ट्वेल्थ लेवल के हिसाब से वर्क दिया गया. हु हैज ग्रेजुएटेड, उनको ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से वर्क दिया गया. सो दिस इज दैट कि उन्होंने क्या किया, पुट किया राइट पर्सन को टू द राइट जॉब विद द करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, हैविंग द स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ डूइंग द जॉब. उन्होंने क्या किया, एक डेवलप किया एक स्टैंडर्ड मेथड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एंड प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू द वर्कर. ठीक है. जैसे कि क्या हुआ, जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता गया, तो दे हैव टू वर्क और द एम्प्लॉयज हैव टू वर्क ओवर टाइम. सो जैसे ही उन्होंने ओवर टाइम किया तो उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी मिला इन एडिशन टू देयर वेजेस. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज दिस आर द प्रिंसिपल्स, these are the principles of F.W. Taylor scientific management. सो ही हैज डेवलप, मैंने जो पहले ही बताया उनको ही समराइजिंग करके एक अच्छे पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन किया गया है. सो उन्होंने क्या किया, डेवलप किया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, दैट ही हैज स्टैंडर्डाइज द वर्क प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स टू रिड्यूस द वेस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. एंड नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, दैट ही हैज स्टडीड टाइम and this is the time and task study of a worker's effort to maximize the productivity and output. ठीक है. So what is the टाइम स्टडी. सो टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं कि हम मेजर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं टाइम को, रिकॉर्ड करते हैं. आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट दैट विच वन इज द बेस्ट सुटेबल टाइम टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क. ठीक है. जैसे क्या है, अगर आप एक लेबर को 4 आवर्स दिए गए एक वर्क करने के लिए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट 2 आवर्स तो ही इज लाइक वेस्टिंग दिस टाइम. फिर लास्ट के 1 आवर में वो थोड़ा प्रिपेयर करेगा कि वो कैसे वर्क करना चाहता है. फिर लास्ट 1 आवर में ही विल ट्राई टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी. ठीक है. सो ये क्या हो रहा है, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, बिकॉज उसके पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि वो टाइम को कैसे मैनेज करे और वर्क को कैसे परफॉर्म करे. तो उन्होंने क्या किया, टाइम स्टडी किया और टास्क की भी स्टडी की कि हम लोग वर्कर्स के एफर्ट को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सो दैट द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है. सो उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ योर सिस्टमैटिक रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में भी वर्क किया. एंड जो अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज थे, अनट्रेन्ड लेबर्स थे, उनको क्या किया, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया. ठीक है. दिस आर द ट्रेनिंग्स. Now, the next is your differential pay incentives based on established work standard. So, उन्होंने differential pay दिया on the basis of their overtime, on the basis of their performance standard. ठीक है. So, these are your 5 principles of scientific management which is given by F.W. Taylor. Now so देखो, if there is a some theory or some anything which has given up or which has evolved, so उसमें कोई ना कोई problems associated होते हैं. So there are few problems which are associated with scientific management. So first of all क्या हुआ कि टेलर ने जब ये प्लान दिया तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम हैज इम्प्लीमेंटेड दिस एंड बाय द टाइम दे विल फाइंड आउट फ्यू प्रॉब्लम्स. दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्पेशलाइज्ड जॉब बिकम्स वेरी बोरिंग एंड डल. ठीक है. सो लेट अस से एन एग्जांपल, आपको ही कोई काम दिया जाए जो आपको डेली बेसिस में करना है, डेली ही करना है, तो यू विल फील समवॉट कम्बलसम ना, कि सम विल बोर्डम हो जाएंगे आप भी कि हमको वही वही वर्क डेली परफॉर्म करना है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. और
ठीक है. Now the second one is that the workers could purposely underperform. The management responded with the increased use of machines and conveyor belt. So देखो, जैसे ही टेक्नोलॉजी आती है वैसे ही क्या होता है कि पीपल्स का एक और एम्प्लॉयज का एक रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज. सो वही हुआ कि जैसे न्यू मशीनरीज एंड कन्वेयर बेल्ट इंट्रोड्यूस होते गए फॉर द क्या कहते हैं प्रोडक्शन. ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो प्रोडक्शन के लिए क्या हुआ, कन्वेयर बेल्ट जानते हैं? एनीवन नो अबाउट कन्वेयर बेल्ट? Am I asking something? Anyone knows about conveyor belt? नो मैम। नो मैम। यस नहीं. मैम वो मशीन में जो पट्टा लगा रहता है उसको हाँ शायद कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो किसने? कनेक्ट रहता है गियर से, हाँ. और हम्म. जो भी लगा रहता है सिस्टम हाँ उसका, हाँ उसको हाँ. दोनों को कनेक्ट देखो, करके चलाते हैं इनिशियली जिससे। इनिशियली व्हाट हैपेंस दैट कि आपके सपोज यहाँ पे एक लेबर है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा लेबर है, और यहाँ पे सब, और वीकेंड से यहाँ पे एक मशीनरी है. तो यहाँ पे क्या करेगा, लेबर कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ से पिक करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाएगा, फिर मशीन में डालेगा, देन आफ्टर यहाँ पे से क्या होगा, आउटपुट प्रोड्यूस होगा. ठीक है. सो बट इन प्लेस ऑफ दैट क्या करे, लेबर जो है यहाँ से प्रोडक्ट पिक करे और यहाँ कन्वेयर बेल्ट में डाल दे. ठीक है, तो ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू यहाँ से जाएगा, एंड सपोज ये मशीन यहाँ लगी हुई है तो ये मशीन में जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली आउटपुट. तो यहाँ से क्या हुआ, हैंडलिंग टाइम जो है रिड्यूस हो गया. ऑल्सो हैंडलिंग के टाइम जो भी डैमेजेस होते हैं मशीन आपके रॉ मटेरियल्स में, वो रिड्यूस हो गए. सो इस तरह से उन्होंने क्या किया, मशीनरीज, न्यू मशीनरीज इंट्रोड्यूस हुई. सो वो उसकी वजह से क्या हुआ, वर्कर जो है अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट हुए. बिकॉज अल्टीमेटली आपको जितनी टेक्नोलॉजी मिलती है तो पीपल विल फील लाइक, क्या करते हो आप भी, क्या करते हो जब आपको मोर टेक्नोलॉजी मिल जाती है? तो बोलेगा. चलो, नेक्स्ट इज योर कि आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही कुछ अदर साइंटिस्ट भी आए दैट आर लाइक, एक थे फ्रैंक गिलबर्ट एंड लिनन गिलबर्ट. ठीक है. सो दिस आर द टू साइंटिस्ट विच आर द फॉलोअर्स ऑफ टेलर्स. ठीक है. सो उन्होंने क्या किया, सेम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरीज थी विच इज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, so they have somewhat modernized, or we can say do some kind of modification on that theory, and then developed three new concept. उन्होंने क्या किया, that every break up and analyze the every individual action necessary to perform a particular task into each of its component action. So every individual जो भी perform कर रहा है activity, उन्होंने उसको क्या किया, break up किया small works में, and उनको analyze किया, and then find out किया कि each component और actions को हम कैसे best way में perform कर सकते हैं. ठीक है. दैट इज द फाइंड द बेटर वे टू परफॉर्म द ईच कंपोनेंट. दैट इज द सेकंड पॉइंट की उन्होंने ईच कंपोनेंट को ब्रेकअप किया, उसको एनालाइज किया, एंड देन फाइंड आउट किया बेटर वे टू परफॉर्म ईच कंपोनेंट एक्शन. नाउ थर्ड में क्या किया, दैट reorganize each of the component actions so that the actions as a whole could be performed more effectively at a low cost in time and effort. तो अभी क्या किया कि सारे जो भी ब्रेकअप हुए थे टास्क, उनको क्या किया, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया, सो दैट दे कैन बी परफॉर्म मोर इफेक्टिवली, एंड सो दैट देयर इज अ लेस कॉस्ट इन्वॉल्व एंड लेस टाइम इन्वॉल्व. ठीक है. Now, next theory that is known as administrative management theory. It is also known as bureaucracy theory or a bureaucratic theory. Okay? So, administrative management will study that how to create an organizational structure. That is how to create an organizational structure that leads to high efficiency and effectiveness. So, initially, देखो first theory में क्या main focus था? Main focus is on increasing the efficiency of production. ठीक है. Now in second theory what happens, or what is the main focus is to create an organizational structure. ठीक है. So that is why it is known as a administrative theory or a bureaucratic theory. ठीक है. So the bureaucratic theory is given by Max Weber. ठीक है. So Max Weber is a scientist who has given the bureaucratic theory. So he has developed a principle of bureaucracy as a formal system of organization and administration designed to ensure efficiency and effectiveness. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप किया और हायरार्की डेवलप की लाइक दिस. ठीक है. This is top level management, that is middle level management, and this is lower level management.
ठीक है। सो ही हैज डेवलप्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनकी थ्योरी थी कि हाउ टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी, एंड ही हैज आल्सो डिस्क्राइब हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस अथॉरिटी। ठीक है। Now, so these are the Weber's ideal bureaucratic structure. ठीक है। So the bureaucracy should have these things, that is division of labor, authority and hierarchy, formal selection, formal rules and regulation, impersonality and career orientation. ठीक है। So let us study all of this one by one. So first of all, important thing which a bureaucracy need is the division of labor, that is jobs broken down into simple, routine and well defined tasks. So there is a high need to divide the task according to the work or according to the labor, so both at the operative level and also at the administrative level. ठीक है, basically means labor के level पे भी and also at the level of managers. ठीक है, दोनों के level में आपको division of labor करना है। ठीक है, दिस वॉज द मीनिंग। सो दैट यहाँ पे क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन होगा वर्क में। नाउ द सेकेंड इज दैट अथॉरिटी हायरार्की। ठीक है, सो पोजीशंस ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की विद अ क्लियर चेन ऑफ कमांड, मींस दैट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ईच लोअर लेवल इज कंट्रोल्ड बाय द हायर लेवल अथॉरिटी, and there must be a unity of command, and there is a kind of hierarchy in the structure, means यहाँ पे top level management है, then middle level management। एक मिनट। इज द स्लाइड विजिबल? यस मैम। ये हैंग हो रहा है, एक मिनट। एक मिनट, गिव मी फ्यू मिनट्स। स्लाइड ना लिटिल बिट हैंग हो रही है। ठीक है, नाउ स्लाइड्स आर विजिबल। यस मैम। ठीक है, सो हम क्या पढ़ रहे थे, द सेकेंड टॉपिक दैट इज अथॉरिटी हायरार्की। ठीक है, सो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज मैम स्क्रीन नेक्स्ट ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक कर रही है। मैम बहुत ज्यादा अच्छा, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। अभी हैंग हो गया, सो दैट्स व्हाई कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एक मिनट। हेलो एवरीवन, कोई सुन रहा? इट्स टोटली गॉट हैंग्ड। ठीक है, सो 5 मिनट वेट करो थोड़ा सा ही, अगर रिज्यूम होता है। पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो गया है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, अभी अभी भी ब्लिंक कर रहे हैं? यस मैम। बेटा क्या करूँ मैं अभी, ये इसका प्रॉब्लम मैं चेक करवाती हूँ। ठीक है, चलो अभी थोड़ा मैनेज कर लो। बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है या फिर समवॉट विजिबल है?
मैम मैम थोड़ा विजिबल है थोड़ा बट बहुत विजिबल। ज्यादा ब्लिंक कर रहा है। यस मैम। Okay, so what? मैम इसको प्रीव्यू मत कीजिए, आप ऐसे ही रहने दीजिए। मैम ऐसे ही पढ़ लेते हैं ऐसे ही मैम। कर लूं? प्रीव्यू करने पे ब्लिंक हो रहा है यस मैम। प्रीव्यू तो मत फिर कीजिए। मैम फुल स्क्रीन मत कीजिए। तो फिर हाइलाइटर नहीं यूज हो पाएगा ना बेटा। कोई बात नहीं मैम। अच्छा ठीक है। ये तो हैंग हो रहा है, 1 मिनट वेट करो थोड़ा, ये सिस्टम पूरी तरीके से हैंग होता जा रहा है, 1 मिनट। अच्छा चलो इसमें ही पढ़ लेते हैं, अगर थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तब तक फिर ठीक है। अभी स्लाइड्स दिख रही है ना, वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी ये मॉडल की पीपीटी, इज इट विजिबल? यस मैम। हाँ ठीक है, तो हम यहीं से पढ़ यस लेते हैं। मैम। सो देखो आपका थर्ड था, दैट इज फॉर्मल सिलेक्शन। सो फॉर्मल सिलेक्शन में क्या होता है, दैट पीपल्स आर सेलेक्टेड फॉर जॉब्स बेस्ड ऑन देयर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, दैट मीन्स दैट स्टाफिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ठीक है, आप क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे एम्प्लॉयज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज, एंड ऑल्सो प्रोवाइड देम द सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, एंड ऑल्सो इट यू मस्ट हैव टू हैंडल देम इन अ केयरफुल वे। ठीक है, उनका एक प्रॉपर टेन्योर ऑफ सर्विसेज, ठीक है, वो भी डिफाइन करना है। ठीक है, उनको कौन सा वर्क परफॉर्म करना है ये भी डिफाइन करना है। सो दैट इज अबाउट द फॉर्मल सिलेक्शन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। देयर मस्ट बी अ सिस्टम ऑफ रिटन रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब यही होता है दैट मस्ट बी in a written format, and there must be an operating procedure which are laid down by top administration, and these rules are standardized according to their operation, and this will ensure the quality of treatment to everybody. ठीक है, next is impersonality. Uniform application of rules and controls not according to personality। means impersonality मतलब क्या होता है, means there means no discrimination, है ना। impersonality means there must be no discrimination, and each and every person is entirely guided by the rules and regulations, and there must be no room for emotions and sentiments। ठीक है, नेक्स्ट इज करियर ओरिएंटेशन। मैनेजर्स आर करियर प्रोफेशनल्स नॉट ओनर्स ऑफ यूनिट दे मैनेज। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट मैनेजर्स मस्ट मैनेज देयर करियर बिकॉज दे आर नॉट द ओनर। ठीक है, उनको क्या करना है, वर्क परफॉर्म करना है, नॉट दे बिकॉज दे आर नॉट द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री। सो दिस आर the 6 bureaucracies model। मैम अथॉरिटी हायरार्की एक बार एक्सप्लेन हाँ करेंगे? हाँ 1 मिनट, स्लाइड्स बहुत हैंग हो रही है बेटा, मैं खुद ही क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। 1 मिनट, हाँ देखो, हाँ अथॉरिटी एंड हायरार्की, दैट इज आपको क्या करना है, एक अथॉरिटी और हायरार्की क्रिएट करना है। ठीक है, एंड उसको मैनेज करना है। जैसे देखो ये होता है ना, अब देखो यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल है, एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ऊपर में क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, सो आपको क्या करना है, ईच लोअर पोजीशन को कंट्रोल करना है बाय द हायर वन। ठीक है, हायर अथॉरिटीज क्या करेगी, लोअर लेवल के पर्सन को और एम्प्लॉयज को कंट्रोल करेगी और एक यूनिटी ऑफ कमांड डेवलप करेगी। ठीक है, ओके। मैंने एक्सप्लेन किया था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड, बताओ यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। मैम डाउनवर्ड टू अपवर्ड लाइक ऐसा कुछ, हम्म मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। गलत है, और कोई, व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड। मैम एक टाइम पे एक ही कमांड आता है, टॉप लेवल टू डाउनवर्ड। ठीक है, सो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स, देखो कमांड मीन्स ऑर्डर, डायरेक्शन, ठीक है, और अ गाइडेंस, एंड यूनिटी मीन्स सिंगल। ठीक है, तो आपको ऑर्डर जो होगा सिंगल पर्सन से मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक एम्प्लॉय हैं और आपको ऑर्डर मिल रहा है 4 लोगों से, तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं कौन सा वर्क परफॉर्म करूं, है ना। सो दैट मीन्स द यूनिटी ऑफ कमांड। सो हायरार्की एंड अथॉरिटी में क्या होना चाहिए, दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर in organization, and each lower position must be controlled by the higher authority,
एंड देयर इज ऑल्सो अ नीड ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है, यस और नो, समझ में आया? Yes, किसी ma'am. का था ये क्वेश्चन? ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड. Next slide is about Weber's principle of bureaucracy. So a manager's formal authority derives from the position he holds in the organization. Means that कि मैनेजर की जो फॉर्मल अथॉरिटी है कि वो कितना ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, किन किन को ऑर्डर दे सकता है, कौन कौन से वर्क के लिए वो मेंटर कर सकता है. सो दिस इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द पीपल शुड ऑक्यूपाई द पोजीशन बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, नॉट बिकॉज ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग और अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पीपल मीन्स है आपका एम्प्लॉयज. तो एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस. ठीक है. जनरल एग्जांपल में हम समझ सकते हैं दैट कि एक एम्प्लॉय जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतना ही बेटर उसका क्या होगा? पोजीशन होगा. ठीक है. एंड द एम्प्लॉय जो होते हैं वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे अपने पोजीशन को अकॉर्डिंग टू देयर सोशल स्टैंडिंग और पर्सनल कॉन्टेक्ट. सपोज किसी पर्सन का बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट है टू द हायर लेवल मैनेजर्स, ठीक है, और उनसे जो भी हायर लेवल पे है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा. ठीक है. सो पीपल्स आर प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, दिस इज द मीनिंग. Now the next is that the extent of each position's formal authority and a task responsibility and its relationship to the other position should be clearly defined. क्या बोल रहा है कि हायरार्की लेवल में जो टॉप लेवल है मैनेजर्स है, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, उनकी जो हायरार्की है ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनकी जो भी अथॉरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड कि किन के लिए क्या क्या टास्क है, उनको किन किन पीपल को गाइड करना है. ठीक है, किन के लिए वो मेंटर के जैसा वर्क करेंगे. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ वन इज अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड इफेक्टिवली व्हेन the positions are arranged hierarchically, so employees know whom to report to and who report to them. ठीक है. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए. ठीक है, आपकी अथॉरिटी जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए. इससे क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि सपोज टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है एंड लोअर लेवल है. सो कौन से पर्सन इनको रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, सपोज मिडिल है, कौन से पर्सन इनको रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, एंड ये किन को रिपोर्ट करेंगे. ठीक है. Now the next is the managers must create a well-defined structure, a well-defined system of rules, standard operating procedures and a norms so that they can effectively control the behavior. ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? Managers must create a proper rules and regulations and standard operating procedures and norms so that they can control the employees and their behavior. नाउ दिस आर जो अब हमने क्या कर पढ़ा था लास्ट क्लास में, फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना? यस और नो? सो 14 प्रिंसिपल्स जो थे फ्यूल के वो आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. ठीक है, वो आपके देखो आपके सिलेबस में वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक अलग से टॉपिक मेंशन था इन पार्ट 1. सो इसलिए मैंने वो वहां भी पढ़ा दिए. और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इन योर एग्जाम लाइक राइट इन डिटेल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, तो आपको दो चीजें लिखनी है, मैक्स वेबर की थ्योरी लिखनी है एंड द सेकंड वन इज योर फेओल की थ्योरी. ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स की जो थ्योरी थी फेओल की वो भी लिखनी है. सो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ना. डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, line of authority, centralization, unity of direction, equity, order, initiative, discipline, remuneration of personnel, है ना. ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी एस्पिरिट डी कॉप. सो आप इस लेक्चर को आप प्रीवियस जो फर्स्ट वाला लेक्चर था वहां जाके भी पढ़ सकते हैं, तो हमें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, सो हम क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं. ठीक है. हम्म. नाउ अभी दिख रहा स्लाइड? इज द स्लाइड विजिबल? सेकंड स्लाइड, Yes, ma'am. ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट.
ठीक है। सो अभी थ्योरीज में हमने क्या क्या पढ़ी, दो थ्योरीज पढ़ी। फर्स्ट थ्योरी इज अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड थ्योरी इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और दैट इज आल्सो नोन एज अ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। नाउ द थर्ड थ्योरी दैट इज नोन एज अ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, that is known as a human relation movement, or that is also known as neoclassical theory. ठीक है, that is also known as neoclassical theory. So देखो क्या हुआ, जो इनिशियली जितने भी मैनेजमेंट साइंटिस्ट थे लाइक योर वेबर, टेलर और फेयोल, सो दे जनरली फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन पार्ट में उन्होंने फोकस किया। दे टोटली नेग्लेक्टेड द ह्यूमन एस्पेक्ट or a human relation aspect. So here the neoclassical or a human relation theory focuses on the human aspect. ठीक है, सो दे हैव ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज द ह्यूमन एस्पेक्ट जो होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है एक सोशल सिस्टम, एंड ह्यूमन फैक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो हियर द मैनेजर्स विल फेस द मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज द एम्प्लॉयज डू नॉट फॉलो द प्री डिटरमाइंड एंड द बैलेंस पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स था ह्यूमन के बिहेवियर में और एम्प्लॉयज के बिहेवियर में। सो दस देयर इज एन इंक्रीज in interest to help the managers to deal more effectively with the people side of organization. The original inspiration for the movement however came from the Hawthorne experiment. ठीक है, Hawthorne नाम की एक experiment हुई थी which is done by the professor Elton Mayo. ठीक है, and his colleagues at electric companies plant in Cicero, Illinois in 1927 to 1934. So देखो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में क्या हुआ, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने टोटली फोकस किया ऑन प्रोडक्शन, दे नॉट फोकस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट और द ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट। सो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम एक अनदर साइंटिस्ट है दैट हिज नेम इज प्रोफेसर एल्टन मायो, एंड उन्होंने कंडक्ट किया हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। सो दैट इज व्हाई द एल्टन मायो इज नोन एज अ फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है, जब अब कभी भी क्वेश्चन आया दैट हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोफेसर एल्टन मायो। ठीक है, and he has conducted the Hawthorne experiment, and these are the 4 experiment under the Hawthorne. The first one is illumination experiment, next is relay assembly test room, third one is interviewing program, fourth one is a bank wiring test room. So let us study the first one, that is illumination experiment. First one is illumination experiment. एक मिनट, illumination experiment. So this is the initial step of this study, and ये जो था फर्स्ट स्टेप था आपका ह्यूमन रिलेशन स्टडी का, एंड दे विल यहाँ पे क्या किया, साइंटिस्ट ने एक कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रुप बनाए वर्कर्स के और पीपल्स के, एंड उनपे जो होता है ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, दैट द प्रोडक्टिविटी वाज मेजर्ड एट द वेरियस लेवल ऑफ illumination, and the result was unpredictable, and the scientists are puzzled by this result. So उन्होंने क्या किया, peoples को divide किया on 2 groups. There are 2 groups of workers. First one is your control group. Control group means the workers work under the consistent and a constant level of illumination. ठीक है, कंट्रोल ग्रुप से पता चल रहा है कि एक कंट्रोल्ड illumination का लेवल होगा, उस पे क्या है, वर्कर्स वर्क करेंगे। एंड सेकेंड ग्रुप इज नोन एज टेस्ट group, and here the workers worked under the changing level of illumination. ठीक है, सो दोनों ग्रुप में टेस्ट कंडक्ट हुआ, एंड आफ्टर दैट टेस्ट का रिजल्ट आया दैट द प्रोडक्शन वॉज अफेक्टेड बाय द इल्यूमिनेशन। कॉमन सी बात है ना, कि जब आप क्या करेंगे, आपको लाइट कम मिलेगी, आप जब वर्क कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। एंड व्हेन देयर इज अ प्रॉपर लाइट इन योर वर्क स्पेस, तो क्या होगा, आप प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। नाउ द सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रिले असेंबली टेस्ट रूम। सो रिले असेंबली टेस्ट रूम में क्या हुआ कि लाइट एक्सपेरिमेंट हुआ कि नॉट ओनली द इल्यूमिनेशन विल अफेक्ट द प्रोडक्शन, देयर आर सम अदर फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ लेबर। ठीक है, सो क्या अदर फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ वर्किंग डे,
relaxation, intermission, their frequency and duration, and other physical conditions. ठीक है, so उन्होंने क्या किया, देखो first is focuses on the illumination only. Now the second experiment will focuses on some other factors like your length of working day, relaxation, intermission, their frequency, their duration, and their physical condition. ठीक है, सो यहाँ पे क्या था, दैट देयर आर द 6 वुमेन मेंबर्स आर टेकन. ठीक है, 6 वुमेन वर्कर्स आर टेकन हु आर फ्रेंडली विद ईच अदर. ठीक है, दोनों सब क्या है, एक दूसरे से फ्रेंडली थे, एक दूसरे को जानते थे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ एंड द वुमेन्स वेर आस्क्ड टू वर्क इन अ वेरी इनफॉर्मल एंड अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर. इनफॉर्मल मीन्स वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से बात करते रहेंगे. ठीक है, और उनके ऊपर कोई वर्क का प्रेशर नहीं होगा, दे रिलैक्स्ड होंगे कि हाँ आज काम करना है तो हो जाएगा, लाइक दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर. ठीक है, विद द सुपरवाइजर्स और द रिसर्चर्स प्रेजेंट इन अ डिफरेंट रूम. ठीक है, डिफरेंट रूम में प्रेजेंट रहेंगे ताकि वो उनके बिहेवियर को जज कर सके और उनके बिहेवियर को मॉनिटर कर सके. एंड हियर द सुपरवाइजर्स एंड रिसर्चर्स एक्ट एज देयर फ्रेंड एंड अ गाइड. ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजर्स और रिसर्चर्स क्या करेंगे, एक स्ट्रिक्ट मेंटर जैसा वर्क नहीं करेंगे, दे विल वर्क एज देयर फ्रेंड और अ गाइड. So during this study, the several variations were made in the working condition to find which combination of condition was most ideal for production. ठीक है, उन्होंने बहुत सारा वेरिएशंस किया उनके वर्किंग आवर में, उनके वर्किंग कंडीशन में, उनके इंटरमिशन के टाइम को बढ़ा या घटा के, उनके फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, उनके फिजिकल कंडीशंस को चेक करके बहुत सारे वेरिएशंस किए. देन आफ्टर उन्होंने फाइंड आउट किया दैट क्या फाइंड आउट किया, कंडीशंस टू फाइंड विच कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन वाज मोस्ट आइडियल फॉर द प्रोडक्शन. कौन सा, ये सारे कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है फॉर द बेटर प्रोडक्शन. सो सरप्राइजिंगली व्हाट द रिसर्चर्स हैव फाउंड, द रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप हैड द नो कोरिलेशन विद द वर्किंग कंडीशन. ठीक है, लाइक कि आपका वर्किंग कंडीशन के साथ आपका जो वर्क है, वर्किंग कंडीशन के साथ आपका जो वर्क है, इनके बीच कोई कोरिलेशन नहीं है, मींस दैट बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ रिले असेंबली टेस्ट रूम. नाउ द थर्ड एक्सपेरिमेंट इज इंटरव्यूइंग प्रोग्राम. सो इंटरव्यूइंग प्रोग्राम बाय द नेम इज सजेस्ट दैट कि इंटरव्यू करना है. ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनफॉर्मल ग्रुप प्रोसेसेस व्हिच वेर एक्वायर्ड इन द सेकंड फेज मेड देम टू डिजाइन द थर्ड फेज. ठीक है, नाउ इसमें क्या बोल रहा है, लाइक कि जो आपके सेकंड फेज और सेकंड टेस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिले थे बाय द इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है, उनको हमने यूज किया फॉर द स्टडी इन द थर्ड फेज. द थर्ड फेज इज इंटरव्यूइंग प्रोग्राम फेज. ठीक है, इन दिस फेज दे वांटेड टू आइडेंटिफाई द बेसिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन बिहेवियर एट द वर्क. उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया दैट व्हाट आर द बेसिक ह्यूमन फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग देयर वर्क. सो फॉर दिस दे इंटरव्यूड मोर देन 20,000 वर्कर्स. उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वर्कर्स को इंटरव्यू किया एंड दिस स्टडी रिवील्ड दैट वर्कर्स सोशल रिलेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ क्लियर इन्फ्लुएंस ऑन देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर. ये क्या स्टडी का रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ, दैट जो वर्कर्स होते हैं उनका सोशल रिलेशन विद देयर एम्प्लॉइज, ठीक है, विद देयर सबऑर्डिनेट्स, विद देयर सुपीरियर्स एंड विद देयर लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, और उनसे जो भी लोअर लेवल में वर्क करते हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उनके वर्क को क्लियरली अफेक्ट करता है एंड ऑल्सो अफेक्ट और इन्फ्लुएंस देयर एटीट्यूड एंड देयर बिहेवियर. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ थर्ड एक्सपेरिमेंट दैट इज नोन एज इंटरव्यूइंग प्रोग्राम. This is sometimes also known as a mass interview because यहाँ पे क्या हुआ, approximately 20,000 peoples का interview हुआ. Sometimes आपको बुक में ये mass interview program के नाम से भी मिलेगा. Now the last or a fourth experiment that is known as a bank wiring observation room. ठीक है, सो दिस एक्सपेरिमेंट में इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली ग्रुप बनाया गया ऑफ 14 वर्कर्स. ठीक है, 14 वर्कर्स, 14 वर्कर्स का एक ग्रुप बनाया गया एंड इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिकॉर्ड किया गया, दैट प्रोडक्शन को रिकॉर्ड किया गया कि वो ईयरली पहले कितना प्रोड्यूस करते थे एंड एट प्रेजेंट वो कितना प्रोड्यूस करते हैं. एंड देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट चेंज बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन. अभी क्या हुआ, उन्होंने कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल रखा एंड 14 वर्कर्स थे, उनका प्रीवियस उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया एंड एट प्रेजेंट उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया, दोनों को कंपेयर किया and they will find out that there is a no change in their production because they maintain the normal condition and there is a informal relations
इनफॉर्मल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज, ठीक है. सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दैट द वर्कर्स वुड प्रोड्यूस ओनली द सर्टेन, फिर से हैंग हो गया. So what is the result of fourth experiment, that is the bank wiring experiment, that कि आपका क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, दैट देयर इज अ नो चेंज एंड द वर्कर्स वुड प्रोड्यूस ओनली द सर्टेन अमाउंट एंड नो मोर. ठीक है, जो वो पहले प्रोड्यूस करते थे उतना ही अभी भी प्रोड्यूस करते हैं. देयर इज अ नो चेंज इन प्रोडक्शन एंड देयर बाय डिफीटिंग द इंसेंटिव सिस्टम, बिकॉज अगर देखो इनिशियली जितना प्रोडक्शन हो रहा था एट प्रेजेंट भी उतना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज P1 इज इक्वल टू P2, कोई चेंज नहीं है. सो व्हाई देयर इज नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ इंसेंटिव्स. ठीक है, सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ फोर्थ एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं रखते हैं. ठीक है, बिकॉज इसके बाद की थ्योरीज आर लाइक क्वाइट लेंदी, जो अभी फिनिश नहीं हो पाएगा. ठीक है, ओके मैम. ओके ठीक है मैम. मैम. अरे ये कैंसिल हो गया था तो बताना चाहिए ना कि प्रेजेंट नहीं हो रहा था. कब कैंसिल हो गया ये प्रेजेंटेशन? मैम तुरंत हुआ था. अच्छा, अभी हुआ. ओके ओके. सो आप